भारत की जलवायु का आज हम लोग अगला पार्ट देखेंगे। कल हम लोग इसका पार्ट 1 देख लिए थे, आज इसी का दूसरा भाग देख लेते हैं। शीत ऋतु का हम लोग कल समझ रहे थे और आज समझाना है आप लोगों को ग्रीष्म ऋतु का प्लस मॉनसून। ग्रीष्म ऋतु प्लस मॉनसून। कल आप लोग एनसीईआरटी पढ़े थे घर जाकर के? एनसीईआरटी पढ़ के आए थे कि पढ़ के आए कि नहीं? आज कैसा लग रहा है लैंग्वेज? उसका समझ में आ रहा था क्या तुम्हारा? उधर समझ में आया एनसीईआरटी? तुम ही से पूछ रहे हैं? हाँ, फेसबुक। कल नहीं आए थे? क्यों नहीं आए थे? तो फिर आज वाला थोड़ा दिक्कत होगा। कल नहीं आए तो आज समझने में दिक्कत हो सकता है, तो पूछ लेना है बीच में ही। तो भारत की जलवायु का आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, ग्रीष्म ऋतु। अब ग्रीष्म ऋतु में जिस तरीके से हम लोग कल शीत में देख रहे थे किस तरीके से तापमान है, उसके बाद वर्षा, पवन की दिशा है ना, वायु दाब, ठीक है। हाँ, तो ठीक वैसे ही गर्मी के ऋतु में भी हम लोग इन सब पॉइंट्स को अध्ययन करेंगे। अब जैसे गर्मी का मौसम आ रहा है, धरातलीय वायु दाब। ग्रीष्म ऋतु में सूरज जो है इसको 23.5 डिग्री नॉर्थ मान लेते हैं, नॉर्थ अक्षांश। ये 66.5 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री। जैसे जैसे गर्मी का मौसम आता है वैसे वैसे जो सूरज है वो उत्तर की तरफ उत्तरायण बढ़ना शुरू हो जाता है। सूर्य जो है उत्तरायण की तरफ बढ़ना। कोई बता सकता है कि सूर्य जो है विषुवत रेखा पे कब चमकता है? लंबवत, ठीक है। तो यानी कि मार्च के बाद से ही सूरज जो है उत्तरायण की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है ना। और 21 जून को हम लोग सबसे बड़ा दिन भी मनाते हैं उत्तर भारत में। तो 21 जून को यानी सूरज जो है कर्क रेखा पे लंबवत चमकना शुरू कर देगा। इस कारण से क्या होता है, अब हंसेगी तो हम भगा देंगे क्लास से, वो वाले सर हम नहीं हैं, दोनों को बाहर कर देंगे, ठीक है, आउट कर देंगे। हंसना नहीं है, नहीं तो बताओ कर्क रेखा की परिभाषा क्या है? कर्क रेखा तो चुपचाप सुनो, हंसोगी अब हम बाहर कर देंगे। तो 66.5 डिग्री, अभी हम बता रहे हैं 28 डिग्री। तो गर्मी के मौसम में जो सूर्य है वो कर्क रेखा की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। इसका मतलब क्या हो गया कि अब धीरे धीरे मार्च के बाद से उत्तरी गोलार्ध में गर्मी बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब सवाल ये हो गया कि जैसे जैसे मौसम में परिवर्तन होते जाता है तो वायु दाब की क्या स्थिति रहती है? जब जाड़ा का मौसम था तो उत्तरी गोलार्ध में हम लोग देख रहे थे कि हाई प्रेशर क्रिएट किया हुआ है, हाई प्रेशर क्रिएट किया हुआ है। और इस हाई प्रेशर में हवाएं कौन सी हैं? हवाएं हैं महाद्वीपीय। और इस महाद्वीपीय हवा में नमी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्थल की ओर से गुजर रही है, इस कारण से हवा क्या है? शुष्क है, ठीक है। अब हम लोग इसी को अपोजिट कर दिए, यानी कि गर्मी का मौसम आ रहा है और सूरज जो है उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। और 21 जून आते आते सूरज जो है वो कर्क रेखा पे लंबवत चमकना शुरू कर देता है। इसका मतलब ये हो गया कि अब यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट करना, लो प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। जो पहले हाई प्रेशर बना था अब वो लो प्रेशर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि उत्तरी गोलार्ध पूरे का पूरा लो प्रेशर यानी कि निम्न वायु दाब से प्रभावित हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? मतलब कुछ समझ, मतलब बहुत आसान है, ये करना कुछ नहीं है, बस दिमाग में ना कॉन्सेप्ट भर लेना है। और यही पूछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए पूछे कि भारत में शीतकाल में वर्षा के ना होने के पीछे क्या कारण है? वर्षा तो होती है पश्चिमी विक्षोभ से, लेकिन कुल वर्षा का भारत में देखें तो 2% ही है। हाँ, इसमें क्या है ना कि हवा जो है
वो महाद्वीपीय होती है, कॉन्टिनेंटल होती है, महाद्वीपीय। इस कारण से इस हवा में नमी ही नहीं है। लाइट लगता है कि नहीं है ना, मतलब गर्मी का मौसम पढ़ा रहे हैं तो लाइट ही नहीं है, तो यकीन में मतलब उसको हमको जीना भी पड़ेगा। ठीक है, गर्मी पढ़ाना है तो गर्मी में ही पढ़ाना है। आ गया? ठीक है। तो लो प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। ग्रीष्म ऋतु में धरातलीय वायुदाब कैसा होता है? ठीक है। अब पवन, हवा, इसको वैसे समझिएगा। हवा -23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इन बिटवीन समझिएगा। कर्क रेखा से विषुवत रेखा की तरफ चलने वाली जो हवा है, उस हवा को क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन। और दक्षिणी गोलार्ध में, जैसे इसकी जो दिशा है उत्तर पूर्वी है, तो ठीक ऐसा ही ये दक्षिण पूर्वी हो गया, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। तो ये हो गया साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम ट्रेड विंड, यानी कि व्यापारिक हवा। समझा देते हैं, इसमें फेरल का नियम काम करता है। पृथ्वी जब घूमती है तो फेरल का नियम यह कहता है कि हवा जो है अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती है पृथ्वी के कोरियोलिस बल के प्रभाव से। ठीक है, हैं? पूरब ना बोले थे, पूरब ही हम लगता है कि ठीक है। हाँ, ये दक्षिण पूरब ही हो गया, दक्षिण पूरब। सही किया आप लोग, ठीक किए। तो उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है? इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि जो हवा है चलना चाहिए सीधा ही, चलना चाहिए सीधा ही, लेकिन पृथ्वी के घूर्णन बल के कारण क्या है, फेरल का नियम कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में जो हवा है वो दाहिने तरफ मुड़ जाती है। यानी कि दाहिने तरफ कैसे हो जाएगी ये हवा? ऐसे, दाहिना ऐसे ही ना है, ठीक है। तो हवा जो है दाहिनी तरफ, और ठीक वैसे ही यहां पे जो हवा है वो बाईं तरफ मुड़ जाती है। समझ गए? तो ये फेरल का नियम कहता है, यही फेरल का नियम है। और यही कारण है कि जो विषुवत रेखा है उसके आसपास जो हवाएं हैं वो एक सेल बनाती है, उसको हम लोग फेरल सेल कहते हैं। फेरल सेल, फेरल सेल। तो 3 प्रकार का सेल है, वो आप लोगों को नहीं पढ़ना है। तो यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? यानी कि हवा कैसा है ना? तो ठीक वैसे ही भारत के संदर्भ में देखिएगा कि ग्रीष्म ऋतु में पवन कैसा है। तो अब आप लोग हमें बताएं कि मार्च का महीना, अप्रैल, मई, इस महीने में भारत में हवाओं की दिशा कैसी रहेगी? ना, यही तो असल सवाल था, यही आपको दिमाग लगाना है। मॉनसून आने से पहले हवाओं की दिशा कैसे है? उत्तर पूर्वी पवन है, यानी कि जो जाड़े में हवा बना था वो अभी विद्यमान है, लेकिन जैसे ही मॉनसून आता है इसका मतलब कि भारत में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून का प्रवेश होना शुरू हो जाता है ना। तो अगर सवाल रहे एग्जामिनेशन में कि भारत में अप्रैल के गर्मी में हवाओं की दिशा होती है या किस प्रकार की हवा होती है, तो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड ही रहेगा। समझ पा रहे हैं या फिर से समझाएं? आप लोग भूगोल जब पढ़े होंगे तो 3 प्रकार का हवा पढ़े होंगे स्थायी पवन के रूप में, स्थायी पवन के रूप में पढ़े होंगे।
ठीक है, ये सालों भर हवा का दिशा है। सालों भर होता क्या है कि मानसून के समय में छोटी अवधि में हवाओं की दिशा थोड़ी चेंज हो जाती है। इसी पे हम लोग बात करेंगे आज, जो टॉपिक पढ़ाएंगे मानसून। ठीक है, तो जैसे कि ये हवा हो गया तो हम लोग उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन कहते हैं, है ना। तो ये कैसे कर्क रेखा से विषुवत रेखा की तरफ ये हवाएं बहती है। फिर आप लोग पढ़े होंगे कि जो पछुआ पवन है 40 डिग्री अक्षांश के पास बहता है, वो भी स्थायी पवन है, और ध्रुवीय पवन भी स्थायी पवन है। तो 3 प्रकार का आप लोग स्थायी पवन पढ़ते होंगे, जो पूरे पृथ्वी में हमेशा एक ही जैसा चलता है। समझ गए। बाकी आप लोग छोटा छोटा लोकल लेवल पे विंड पढ़ते होंगे, जैसे मिस्ट्रल हवा कहाँ चलती है, पढ़े होंगे ना, फ्रांस में, है ना। हाँ, विली विलीज आप लोग पढ़ते होंगे। जैसे भारत में लू भी है, चिनुक भी है। तो ये सब क्या है कि छोटे जगहों पे स्थानीय हवा है, लोकल विंड के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। लेकिन कटिबंध के अनुसार पृथ्वी पे हवाओं के 3 प्रकार, यानी कि स्थायी पवन के रूप में 3 होता है ना। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन, ये 3 है। तो सालों भर इसकी प्रवाह दिशा ऐसे ही होती है। भारत में क्या होता है कि मानसून के कारण हवा थोड़ी चेंज हो जाती है, और मानसून वहीं पे आ सकता है जिसका 3 तरफ से हिस्सा जो है समुद्र से घिरा हो, वहीं पे मानसून आ सकता है। इसका कंडीशन ही वही है। तो ये हम समझाना चाह रहे थे कि जो हवा है वो मानसून के आने से पहले नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड रहेगा। ठीक है, अब ये पूर्वी जेट यानी कि ग्रीष्म ऋतु में भारत में पूर्वी जेट का प्रभाव कैसे होता है। किसी को दिक्कत होगा तो बार बार पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये है कॉन्सेप्चुअल और हम पढ़ा रहे हैं छोटा सा, मतलब बहुत कम हिस्सा, इसलिए ना क्योंकि ये बीपीएससी का पीटी है। ज्यादा पढ़ाएंगे तो भी हानि कर जाएगा, कोई लाभ नहीं रहेगा। नहीं तो क्लाइमेट पे कम से कम 1 सप्ताह का चल ही जाता है। तो पूर्वी जेट, कल आपको जब हम पढ़ा रहे थे तो ये बता रहे थे कि भारत में इस इलाके में कौन सा जेट है, पश्चिमी जेट था ना। कल हम लोग पढ़ रहे थे पश्चिमी जेट, पश्चिमी जेट। तो जैसे ही ठंड ऋतु खत्म होने लगता है तो भारत में पश्चिमी जेट का प्रभाव कम हो जाता है, कम हो जाता है। और वो जो तिब्बत के पठार से जेट स्ट्रीम का विभाजन हुआ था, अब ये हवा गर्मी के कारण ऊपर में प्रति चक्रवातीय दशा विकसित करना शुरू कर देती है, और भारत में ये हवा पूर्वी जेट के रूप में चलने लगती है। क्लियर हो रहा है। सेम वही पश्चिमी जेट ही मौसम के अनुसार अब वो अपना दिशा बदल दी, और वो भारत में दिशा बदल करके पूर्वी जेट के रूप में चलना शुरू कर दी। तो पूर्वी जेट एकमात्र जेट है जिसका प्रभाव सिर्फ भारत में ही पड़ता है। ठीक है, ये भारत में ही प्रवाहित होता है। आप लोग एनसीईआरटी है तो उसको समझिएगा, हालांकि उसमें समझ में आएगा नहीं। अब सवाल ये होता है कि पूर्वी जेट के बाद उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो जैसे ही ठंड ऋतु समाप्त होता है और मार्च का महीना आता है, अप्रैल का महीना आता है, तो बंगाल की खाड़ी में छोटे छोटे लो प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे जाड़ा है तो हाई प्रेशर सब जगह बना हुआ है, लेकिन अब गर्मी आना शुरू हो गया। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, बंगाल की खाड़ी से। वहां पे छोटे छोटे जगहों पे लो प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो जाता है। मतलब इसकी व्याख्या करना बहुत कठिन काम है, क्यों लो प्रेशर बन गया। जैसे कोई चक्रवात आता है तो आप लोग देखते हैं कि इसकी कहानी बताई जा रही क्यों बन गया, नहीं ना, उसकी व्याख्या करना। जैसे अभी भी ला नीना का, एल नीनो का कोई भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता है। एल नीनो कभी कभी 10 साल तक आता ही नहीं है, 10 साल तक आता ही नहीं है। लेकिन इस बार आप लोग न्यूज में देखिएगा, उसमें शो कर रहा होगा कि भारत में ला नीना के आने की संभावना है। इस कारण से भारत के कुछ हिस्से में बहुत ज्यादा बाढ़ आने की संभावना हो सकती है, किया जा रहा है। अब देखा जाए कि ला नीना का प्रभाव कितना पड़ता है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात मार्च अप्रैल के महीने में भारत के आसपास जो बंगाल की खाड़ी है वहां बनना शुरू हो जाता है, बंगाल की खाड़ी। और ये चूंकि लोकल होता है तो इसका नामकरण बाद में कर दिया जाता है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात का हम लोग बेसिकली पीटी में प्रभाव पढ़ेंगे। इसी के कारण तटवर्ती इलाकों में, खास करके उड़ीसा है,
खास करके पश्चिम बंगाल। इस बार तो पश्चिम बंगाल डूबा था ना, जैसे ही जाड़ा खत्म हुआ तो अम्फान आया था, कोई एक चक्रवात आया था, अम्फानी था, उस कारण से उसके तटवर्ती इलाके में भारी बारिश हो गई। ममता बनर्जी इसी के लिए ना बजट में मांग कर रही थी कि हमारा जो चक्रवात का प्रभावित इलाका है उसके लिए बजट में एलोकेट कीजिए, है ना। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात का प्रभाव क्या पड़ जाता है कि तटवर्ती इलाकों में वो तबाही मचाना शुरू कर देता है। वो क्या कर देता है? तबाही। कैसे? भारी बारिश के रूप में, भारी वर्षा, आंधी तूफान, यानी कि तेज गति से चलने वाली हवा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तापमान आप लोग को बता ही दिए। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या क्रियाविधि होती है? कोई दिक्कत? लिखवा दें? लिखिए। हालांकि लिखवाने का तो आज समय भी नहीं बच पाएगा, जैसा कहिए, 2-4 लाइन लिख लीजिए। ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत वाला हम बता दिए थे कब से कब तक होता है। ठीक है, 16 मार्च से था ना, 15 जून तक था, 15 मार्च से 15 जून। ठीक है, डेट वगैरह हालांकि पूछा नहीं जाएगा, मध्य मार्च से मध्य जून भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम गए, डेट अचानक से भूल गए, तो मध्य मार्च से लेकर के मध्य जून लिखे। ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि को, ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि को निम्न बिंदुओं में समझा जा सकता है। निम्न बिंदुओं में समझा जा सकता है। पहला, धरातलीय वायुदाब या पहला तापमान लिखिए। शुरुआत तापमान से करते हैं। पहला तापमान, दूसरा वायुदाब, तीसरा पवनों की दिशा, पवनों की दिशा, चौथा पूर्वी जेट प्रवाह, पूर्वी जेट प्रवाह ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इसी में मेंस सवाल रहेगा। मेंस में पूर्वी जेट प्रवाह पे सवाल आ सकता है। उसके बाद उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात हो गया। अब जब पहला तापमान लिखे हैं तो एक डायग्राम बना दीजिए। तापमान वाले में डायग्राम बना देना है, और कम से कम 0 डिग्री का और 23.5 डिग्री नॉर्थ का और 23.5 डिग्री साउथ का एक मानचित्र बना लेना है। और यहां पे दिखा देना है कि जो सूर्य है अब धीरे धीरे ऐसे आना शुरू हो गया। ठीक है, सूर्य जो है विषुवत रेखा की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, एक मानचित्र हो गया। सेकंड मानचित्र आप लोग तापमान का दिखाइए। जैसे भारत का मानचित्र बना लीजिए, और जो एनसीईआरटी में दिया है, जो एनसीईआरटी में दिया है, एनसीईआरटी में क्या दिया है? एनसीईआरटी में देखिए 21 डिग्री का जो तापमान रेखा है, 21 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है, वो साउथ इंडिया में है, और 32 डिग्री का देखेंगे तो नॉर्थ इंडिया में है। मतलब गर्मी के ऋतु में जो तापमान रेखा बनाया गया है वो दक्षिण भारत में 21 डिग्री का बना दिया है और उत्तरी भारत में 32 डिग्री का। लेकिन तापमान हाईएस्ट दिखाना है 48, यहाँ पे 48, और इधर में 29-30, कोई सा भी तापमान दिखा सकते हैं साउथ इंडिया में। तो क्योंकि वहां पे समुद्र है, इस कारण से समकारी प्रभाव बना रहता है। तो तापमान वाले कॉलम में लिखिएगा पहला कि ग्रीष्म ऋतु आते के साथ ही या शुरुआत में ही, ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत में ही सूर्य उत्तरी गोलार्ध की तरफ, उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। इस कारण भारत में गर्मी पड़ना शुरू हो जाता है। भारत में गर्मी पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि जैसे ही मार्च और अप्रैल का महीना आया, तो मार्च अप्रैल का महीना आते आते अब सूर्य है उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करना शुरू कर दिया। इस कारण से अब सूर्य की किरणें धीरे धीरे आने लगी और भारत में गर्मी पड़ना शुरू हो गया। आगे लिखेंगे, इस कारण भारत में तापीय वृद्धि होना शुरू हो जाती है। इस कारण भारत में तापीय वृद्धि होना शुरू हो जाता है। तापीय वृद्धि यानी कि तापमान में वृद्धि।
तापमान में वृद्धि, तापीय वृद्धि। इतना आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए। अब एग्जामिनेशन में बैठे हैं, आगे क्या लिखेंगे, इसको दो भाग में डिवाइड कर दीजिए, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के रूप में, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि जो उत्तर भारत है वो पूरा का पूरा स्थलीय क्षेत्र है, इस कारण से वहां पे सूर्य की किरणें ज्यादा प्रभावी होंगी और वहां पे तापमान में वृद्धि ज्यादा होगी। इतना ज्यादा होगा कि हो सकता है कि तापमान यहाँ पे 48 डिग्री चला जाए, और जाता ही है ना। लेकिन साउथ इंडिया में समुद्र के कारण समकारी प्रभाव रहता है, तो मोटा मोटी यहाँ पे तापमान 21 से 26 तक हो सकता है, यही ना होगा। इधर 48 नहीं जाता है साउथ इंडिया में, है ना। इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट क्या है ना कि जैसे जैसे हम तट से भीतर की ओर प्रवेश करेंगे तो ही तापमान बढ़ता है, तट से आंतरिक भाग में जाने पे तापमान बढ़ता शुरू हो जाता है। प्रायः ये धारणा हम लोगों को क्या है ना कि नॉर्थ से साउथ की ओर तापमान बढ़ रहा है, लेकिन ये गलत धारणा है। तापमान तट से अंदर की तरफ जाने पे तापमान बढ़ता है। जैसे जैसे हम तट से अंदर की ओर जाएंगे वैसे वैसे तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। यही कारण है कि दिल्ली जो है भीषण गर्मी के चपेट में आ जाता है। वहां पे 48, 50, इस बार 50 चला गया था। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट है तो वहां पे पहाड़ है, तो जो असम का मैदानी इलाका है वहां पे तो गर्मी पड़ेगा, लेकिन जितना भी पहाड़ी इलाका है वो तुलनात्मक रूप से ठंडा होगा। तो जो भारत की भौतिक विशेषता आप लोग को पढ़ाए हैं, अब उस कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई कर दीजिए। जितना पढ़ाए हैं ना आप लोगों को, तो उस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके जहां पे आपको दिखा, जैसे राजस्थान के बारे में बताना है, राजस्थान के बारे में बताना है, या पूरा उत्तरी भारत में, तो वो सब इलाका जहां पे ऊंचाई वाला स्थान होगा वहां पे तापमान कम होगा, तापमान कम होगा। और वो सब इलाका जो प्रायद्वीपीय भारत के आसपास में होगा वहां पे तापमान तट से अंदर की ओर अधिक होते जाएगा, वहां पे तापमान तट से अधिक होते जाएगा। अब जैसे कि एनसीईआरटी में 4 शहर का नाम दिया है, मुंबई का, कोझीकोडे का, मैंगलोर का और बेंगलोर का, है ना। अब उसमें बताना है कि कहाँ पे तापमान सबसे ज़्यादा और कहाँ पे सबसे कम है। तो होमवर्क देता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप कोई सा भी उदाहरण दे दीजिए। जैसे मुंबई का दिया जा सकता है, पुणे का दिया जा सकता है ना, चाहे तो नागपुर का दिया जा सकता है। इसका मतलब ये होगा कि अगर मुंबई में तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो पुणे में थोड़ा ज़्यादा रहेगा, 26 कर दीजिए। नागपुर में कितना रहेगा, क्योंकि मध्य भारत हो गया, यहाँ पे कितना हो सकता है, 32 कर दीजिए, है ना। तो ये 3 शहर का आप टेम्परेचर दिखा करके मानचित्र या डायग्राम के माध्यम से आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, एक मैप हो जाएगा, है ना। तो तापमान वाला क्या लिखे आप लोग, आगे लिख लेंगे, किसमें भी लिखवाएं, हो जाएगा। नहीं होगा तो इसके बाद वाले बैच में खूब लिखवा देंगे, ठीक है ना। आज खत्म करते हैं, 5:47 हो गया। मॉन्स क्या ग्रीष्म ऋतु में, इसमें उत्तर दक्षिण कर देना है। ओवरऑल पूछ देगा तो जैसे मान लिया जाए कि ना 42 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ओवर 32 माना जाए। पूरे भारत में अगर देखेंगे तो ओवरऑल, है ना। वही जाड़ा में अगर देख ले तो 21 मान लिया जाए ओवरऑल, ठीक है। हर साल ये बदल रहा है, एक साल में फिक्स नहीं रह सकता है। हम पार्टिकुलर क्षेत्र का बता सकते हैं, पूरे भारत का 32 कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 32 से 35 कर दीजिए, क्या दिक्कत है, मेंस लिखना है ना, तो 32 से 35। और साउथ इंडिया में इस समय नहीं, गर्मी में, जाड़ा में कर दीजिए 21 से लेकर के 24 तक का। पूरे भारत में ये तापमान हो सकता है, ये अपने आकलन पे किया जा सकता है, ऐसा कुछ है नहीं। अब ऐसा नहीं कर देना है कि पूरे भारत का औसत बता देना 40 से 45, ये गलत हो जाएगा, ये उस ग्रुप में नहीं आएगा। क्या लिखवाएं आगे, तापीय वृद्धि होना शुरू हो जाता है। तापमान में वृद्धि, तापमान में वृद्धि, तापमान में वृद्धि उत्तरी भारत में, उत्तरी भारत में अधिक होता है, जबकि
जबकि समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण दक्षिण भारत में तापमान में वृद्धि उत्तरी भारत में ज़्यादा होता है, जबकि समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण समकारी आदर्श तापमान, समकारी समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण तापमान उत्तर की तुलना में तुलनात्मक रूप से कम रहता है, या तापमान कम रहता है, तापमान उत्तर की अपेक्षा कम रहता है, कम रहता है। अब जैसे आप लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे दिल्ली का तापमान दिखा दीजिए, कितना हो सकता है। गर्मी में दिल्ली का तापमान 48 पहुंच जाता है ना, जबकि तिरुवनंतपुरम में गर्मी में तापमान 29 रहता है। तो दो उदाहरण देकर के भी आप अपने आंसर को अच्छा बता सकते हैं। किसी का दे सकते हैं, चेन्नई का, आगरा का भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा ना हो कि उसमें फिर शिमला कर दें, ऐसा नहीं, ठीक है ना, शिमला हिल स्टेशन हो जाएगा। तो तापमान समझ गए। धरातलीय वायुदाब के बारे में लिखेंगे आप लोग एक लाइन में ही कि इस समय यानी कि ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में, ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में, अभी इस पे ना विस्तार से बताने वाले हैं। आज के विषय का चर्चा ही वायुदाब है। इसी वायुदाब पे पूरा का पूरा मानसून का कॉन्सेप्ट है। इसमें हो क्या रहा है कि जनवरी और फरवरी, जनवरी फरवरी में लैंड पे क्या है, एकदम हाई प्रेशर बना हुआ है ना। जैसे ही मार्च और अप्रैल आया, मार्च अप्रैल, तो ये हाई प्रेशर लो प्रेशर में, मई और जून, मई जून, ये लो प्रेशर इतना सघन हो जाता है, ये इतना सघन हो जाता है कि अब अरब सागर से हवा खींचना शुरू कर देता है, यानी कि हिंद महासागर से हवा खींचना शुरू कर देता है। तो इसी को मॉनसून ट्रफ कहते हैं, मॉनसून ट्रफ। तो ये मॉनसून ट्रफ ऐसा हो जाता है कि ये दरअसल बारिश का वजह बन जाता है। तो जनवरी फरवरी में हाई प्रेशर, मार्च अप्रैल में लो प्रेशर, लेकिन ये लो प्रेशर उतना सघन नहीं है। असल व्याख्या करना इसी का कठिन हो जाता है कि वो कौन कौन सा कारण है जिसके कारण मानसूनी हवाएं भारत में प्रवेश करना शुरू हो जाती है। अभी भी कोई निश्चित सिद्धांत नहीं आया है, नहीं तो मानसून की व्याख्या करना आसान रहता। यही कारण है कि आज भी हम लोग मानसून कब आ रहा है इसकी व्याख्या नहीं कर पाते हैं, सटीक भविष्यवाणी नहीं हो पाता है। वो तो आएगा ही, लेकिन कई बार क्या होता है कि समय से पहले आ गया। 1 जून माना जाता है कि केरल में आना चाहिए, तो कई बार पहले भी आता है, और कई बार इसी बार देखें आप तो 5 जून के आसपास मानसून का केरल में प्रवेश हुआ है। तो कोई निश्चित व्याख्या इसकी अभी तक नहीं हो पाई है, सिद्धांत नहीं आ पाया है। तो वायुदाब में आप लोग लिखेंगे कि ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में, ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में, ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में भारत में निम्न दाब, लो प्रेशर बनना प्रारंभ हो जाता है, लो प्रेशर बनना प्रारंभ हो जाता है। अब ये आप लोग कारण समझ गए होंगे, क्योंकि तापमान में वृद्धि हो रहा है, लो प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। लेकिन यह लो प्रेशर इतना सघन नहीं होता है, लेकिन यह लो प्रेशर इतना सघन नहीं होता है कि हिंद महासागर की हवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर सके। एक लाइन बस समझने के लिए ब्रैकेट में इसको डाल लीजिएगा, अभी उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पूर्वी जेट प्रवाह, तीसरा पूर्वी जेट प्रवाह। ग्रीष्म ऋतु में भारत में, ग्रीष्म ऋतु में भारत में, ग्रीष्म ऋतु में भारत में पश्चिमी जेट प्रवाह समाप्त हो जाता है, पश्चिमी जेट प्रवाह समाप्त हो जाता है, एवं इसकी जगह पूर्वी जेट हवाएं चलने लगती हैं, पूर्वी जेट हवाएं चलने लगती हैं। पूर्वी जेट का प्रभाव सिर्फ भारत में ही दिखाई देता है, पूर्वी जेट का प्रभाव सिर्फ भारत में ही दिखाई देता है। पूर्वी जेट का प्रभाव सिर्फ भारत में ही दिखाई देता है। अब इसको मॉनसून में ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, विस्तार मिलेगा ब्रैकेट में, मॉनसून वाले टॉपिक में इसको विस्तार हम देंगे, ठीक है।
और उसके बाद एक एक लाइन में है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात शुरू हो जाता है बंगाल की खाड़ी में छोटे छोटे लो प्रेशर बनने से, है ना। तो इसको बाद में आगे करवाएंगे। अब देखिए अगला जो टॉपिक है अपना, भारत में इस बार एक जगह आया था इसी बार का जो सबसे ज्यादा मतलब 52 डिग्री पहुंच गया था, राजस्थान का ही कोई जगह था ना, ना जयपुर नहीं, अभी एक चर्चा में क्या आया था, नाम भूल रहे हैं, जहाँ पे तापमान बहुत ज्यादा हो गया था, क्या उसका नाम था, भूल रहे हैं। नहीं नहीं, राजस्थान का ही कोई जगह है, भूल रहे हैं। हैं? नहीं, अलवर नहीं, गूगल कर लीजिए ना ये सब तुरंत, अभी गर्मी में सर्वाधिक तापमान वो बता देगा। चूरू था पुराना, वो एनसीईआरटी बदल रही है, चूरू पुराना था, इसी बार पढ़े थे, एक ही बार पढ़े, इसका नाम भी भूल गए हैं। बिहार में भी हमेशा बदलते रह रहा है, वो लेटेस्ट जो इकोनॉमी सर्वे है ना उसमें देखना पड़ेगा। इस बार लिखा है तो मान लिया जाए औरंगाबाद, फिर पिछली बार बक्सर था। तो सर्वे जब पढ़ाएंगे तो उसमें क्लियर कर देंगे, क्योंकि हर बार क्या है ना कि तापमान बिहार में कहाँ ज़्यादा है और सूखा कहाँ ज़्यादा पड़ रहा है, उसके बाद वर्षा कहाँ ज़्यादा हो रही है, ये सब डेटा हर साल बदल जाता है। हैं? क्या है बाढ़, कहाँ पे बढ़ाए गए हैं, बिहार में कहाँ पे आया ज़्यादा, तिरहुत में ज़्यादा आ गया है। नहीं, सर्वे जब पढ़ाएंगे ना तो उसमें जो डेटा रहेगा उसको बताएंगे, ठीक है। लेकिन माना जाएगा बिहार इकोनॉमी सर्वे में जो डेटा दिया है ना उस डेटा को प्रमाणिक माना जाएगा बीपीएससी के संदर्भ में। मैगजीन वगैरह तो हमेशा लिखते ही रहती है। हम पढ़ाएंगे, बजट भी पढ़ाएंगे और सर्वे भी पढ़ाएंगे, बिहार वाला ऑब्जेक्टिव करा देंगे तो उससे सारा सवाल बन जाएगा। किसी दिन हमको फुर्सत मिल जाए ना दिन भर बैठने का तो बजट का निकाल देते हैं हम। जो भारत वाला बजट है ना उसमें 2 क्लास लिए हैं, यहाँ पे 1 क्लास लिए हैं, और जो दूसरा क्लास लिए हैं उसमें 30 पेज का पीडीएफ दिए हैं। पहले वाले में 2 ही पेज का था, वह हम यहाँ भेज देंगे, इसलिए कि उसको यूपीएससी के एंगल से पढ़ाना था। तो जब हम पढ़ाए थे तो उसमें 30 पेज का पीडीएफ दिए हुए हैं, वो मेंस में भी काम आ जाएगा। आप लोगों को तो 2 ही पेज में ख़त्म कर दिए थे, इसलिए ख़त्म किए थे ना कि 2 ही पेज यहाँ पढ़ ही पाए थे, यहाँ पढ़ने के बाद फिर हम जाकर के अलग से फिर उसको पढ़े। दक्षिण पश्चिम मानसून में ये एनसीईआरटी का लाइन आप लोग एक बार पीडीएफ जब मिलेगा तो पढ़ लीजिएगा। ये सब वही चीज़ है जो हम आपको समझा दिए हैं। मई के महीने में उत्तर पश्चिम मैदानों में तापमान के तेजी से बढ़ने के कारण निम्न वायु दाब की दशाएं और अधिक गहराने लगती। ये लाइन क्या कह रहा है समझ पा रहे हैं? जनवरी फरवरी से हाई प्रेशर धीरे धीरे लो प्रेशर में कन्वर्ट होना शुरू हो जा रहा है, तो निम्न वायुदाब लो प्रेशर जो है वो और ज्यादा गहरा होने लगती है, और जून में इतना ज्यादा हो जा रहा है कि वो हिंद महासागर से आने वाली दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित कर लेती है, पवनों को आकर्षित कर लेती है। ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन भूमध्य रेखा को पार करके बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में प्रवेश कर जाती है, जहां यह भारत के ऊपर विद्यमान वायु संचरण में मिल जाती है। यही एनसीईआरटी का लाइन है, समझ पा रहे हैं? एक बार रीड करिए, इसको बहुत आसान भाषा में समझा देते हैं, ये एक मैप से पूरा क्लियर हो जाएगा। यही एनसीईआरटी कमी किया है ना कि मैप दिया ही नहीं है इन सब का। नहीं नहीं, बहुत पुराना वो डेटा है। क्या है, क्या 50? हाँ, फलौदी 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 फलौदी, यही यही यही, इस बार यही हिट रहा। और दिल्ली वाला जो आया था ना उसको बाद में क्लियरिफाई किया गया कि वो डेटा ही गलत दे दिया गया, नहीं तो दिल्ली सबसे ज़्यादा रहता है। तो फलौदी में सबसे ज़्यादा इस बार तापमान रहा है। आ सकता है, ये आ सकता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु पढ़ेंगे, लेकिन इसके संदर्भ में कुछ सिद्धांत दिया गया है।
सिद्धांत नहीं है इसमें, हम समझा देते हैं। पहला सिद्धांत है तापीय सिद्धांत। चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, यही 4 सिद्धांत ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। पहला सिद्धांत है तापीय सिद्धांत। मॉनसून की उत्पत्ति के संदर्भ में 4 सिद्धांत बताया गया है। पहला तापीय सिद्धांत, इसी को तापीय विस्वत भी कहा जाता है। तो तापीय सिद्धांत, नाम से स्पष्ट है कि इसमें ताप का प्रभाव आ रहा है। दूसरा पछुआ हवा सिद्धांत, पछुआ हवा सिद्धांत। तीसरा हो गया जेट स्ट्रीम सिद्धांत, जेट स्ट्रीम सिद्धांत। तो वो जो आप लोग गर्मी के मौसम में पूर्वी जेट को पढ़ रहे थे ना, उसी को यहाँ विस्तार से बताया गया है कि किस तरीके से पूर्वी जेट के कारण भारत में मानसून का आगमन शुरू हो जाता है। और चौथा है एल नीनो सिद्धांत, एल नीनो सिद्धांत, एल नीनो प्लस ला नीना सिद्धांत, ला नीना सिद्धांत। अब ये 4 सिद्धांत भारत में मानसून की व्याख्या करता है, लेकिन इसमें भी जो 2 सिद्धांत है ये अप्रासंगिक है, इसलिए क्योंकि इसमें उतनी सटीकता नहीं है। ये बहुत सरल सिद्धांत है, बहुत आसान कर दिया गया है। और ये जो दोनों सिद्धांत है इसमें थोड़ी प्रामाणिकता है, ये थोड़ा साइंटिफिक है, इस कारण से इसकी मान्यता भारत में ज्यादा है। तापीय सिद्धांत डडले स्टाम्प प्लस बेकर के द्वारा दिया गया था। यह सिद्धांत फ्लोन के द्वारा दिया गया है। यह सिद्धांत यीस्ट के द्वारा दिया गया था और एल नीनो वॉकर ने दिया है ना। तो तापीय सिद्धांत को थोड़ा हम समझते हैं। नाम लिखेंगे आपके काम का, लेकिन है नहीं, बीपीएससी में लिखिए, लिखिए तापीय सिद्धांत किसका है? डडले स्टाम्प प्लस बेकर का, बेकर का है। डडले स्टाम्प भूगोल बता रहे हैं, डडले स्टाम्प प्लस बेकर। फ्लोन है पछुआ हवा सिद्धांत, दोनों एक ही जैसा सिद्धांत है, सिर्फ एक वर्ड का अंतर है। फ्लोन जेट स्ट्रीम यीस्ट का है और ये गिलबर्ट वॉकर का है। तो यीस्ट का और वॉकर का ये सिद्धांत है। इन दोनों में बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जब ये समझ आ जाएगा तो उसके बाद ये सब सिद्धांत विकसित हुआ है। जो तापीय सिद्धांत है, तापीय सिद्धांत ना बहुत आसानी से बहुत सरल व्याख्या कर देता है। तापीय सिद्धांत ये कहता है कि ग्रीष्म ऋतु में जो अयनवर्ती क्षेत्र, इसको मान लेते हैं, हवा नहीं बनाए हैं ये आप क्षेत्र के रूप में देखिए, यानी कि पूरा का पूरा ये अयनवर्ती क्षेत्र हो गया। तो ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी भारत में तापमान बढ़ जाता है, उत्तरी भारत में तापमान बढ़ जाता है। तो ये जो विषुवत रेखा वाला लाइन है इसको तापीय विषुवत कहा। मतलब वो जो सिद्धांत दिए उनका कहना था कि जो लाइन है ये तापीय विषुवत रेखा है। गर्मी जैसे जैसे सघन होते जाता है, इस तापीय विषुवत रेखा का विस्तार भारत में मध्य भाग में हो जाता है, यानी कि गंगा के मैदानी भाग तक हो जाता है। जैसे मान लिया जाए कि जो तापीय विषुवत यानी कि 0 डिग्री वाला जो अक्षांश है, समझ गए, 0 डिग्री वाला जो अक्षांश है वो अब उसका ऐसे प्रभाव भारत की तरफ में हो जा रहा है, समझ गए। तो जो तापीय विषुवत रेखा है उसका प्रभाव इतना हो गया, यानी कि इस पूरे इलाके में लो प्रेशर सबसे ज्यादा सघन हो गया। डडले स्टाम्प का ये कहना था कि मई और जून के महीने में भारत में तापीय सिद्धांत, तो तापीय विषुवत रेखा का प्रभाव गंगा के मैदानी भागों तक हो जाता है,
इस कारण से इस क्षेत्र में अत्यंत सघन लो प्रेशर का निर्माण होता है। अब सघन लो प्रेशर हो गया तो अब ये हिंद महासागर से आने वाली हवाओं को खींचना शुरू कर देता है ना। इस कारण से भारत में मानसून का आगमन हो जाता है। लेकिन ये सिद्धांत बहुत सरल तरीके से व्याख्या कर दिया। इसमें आलोचना किया जाता है कि जब सूरज के उत्तरायण होने का तिथि निश्चित है, 21 जून को कर्क रेखा पर लंबो चमकती है सूरज, है ना, तो मानसून भी नियत तिथि को आ जाना चाहिए, फिर मानसून डिले क्यों हो रहा है? तो इस कारण से तापीय सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। ठीक वैसे ही पछुआ हवा सिद्धांत में फ्लोन कहते हैं, बस केवल नाम बदलते हैं। जो तापीय विषुवत है अब ये उसको ITCZ का नाम दे देते हैं, ITCZ, इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है, अंतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो इनका ये कहना था, जो आप लोग तापीय विषुवत को देखे थे ना, मान लिया जाए, अलग मैप ही बना देते हैं। ITCZ को समझिएगा। ITCZ का जो परिभाषा दिया गया है, ये हो गया 0 डिग्री। ITCZ क्या है? विषुवत रेखा के 5 डिग्री उत्तर, ठीक है, विषुवत रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, इन इलाकों में जो हवाएं होती हैं, कैसा होता है? इसका जो फ्लो होता है वो न के बराबर होता है, और जो भी होता है वो वर्टिकल होता है, नीचे से ऊपर की तरफ हवा चलती है। इसी कारण से विषुवत रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण वाले क्षेत्र को हम लोग डोल्ड्रम कहते हैं, है ना, डोल्ड्रम कह रहे हैं। तो डोल्ड्रम क्या है? डोल्ड्रम वह क्षेत्र है जहां पे हवाएं बिल्कुल शांत होती हैं। डोल्ड्रम एकदम ये शांत क्षेत्र है। इसी कारण से इस 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ को हम लोग शांत कटिबंध भी कह देते हैं, शांत पेटी भी कह देते हैं। डोल्ड्रम क्या है? शांत पेटी का क्षेत्र है जहां पे हवाएं न के बराबर चलती हैं। तो इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस थ्योरी कहता है कि जैसे ही जून के महीने में सूरज उत्तरी गोलार्ध में लंबवत चमकना शुरू कर देता है, तो ये जो इसको ITCZ वो कहते हैं, ये जो पूरा का पूरा जो जगह है, मतलब अगर कन्वर्जेंस शब्द आ गया है तो उसमें ये समझेंगे कि वहां पे दो हवाओं का मिलन हो रहा है, दो हवाओं का मिलन हो रहा है। तो ये जो पेटी है ये इसका भारत में, यानी कि ये जो पेटी है और उत्तर की तरफ खिसक करके 25 डिग्री अक्षांश तक चली जा रही है। ये 23.5 है। 23.5 का कॉन्सेप्ट दिमाग में आ रहा है आपको कि भारत के बीच से आ रहा है, और अगर हम 25 कह देते हैं इसका मतलब कहां तक वो चला गया? गंगा घाटी तक चला गया। तो ये जो क्षेत्र है, ये जो ITCZ बनता है, ये भारत में 25 डिग्री नॉर्थ तक इसका प्रवाह हो जाता है, 25 डिग्री नॉर्थ तक हो जाता है। अब ये जो पेटी है इतना ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट किए रहता है कि इस कारण से जो दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं हैं वो अब विषुवत रेखा को पार कर जा रही हैं। समझ में आ रहा है? इतना ना लो प्रेशर उत्तर में ही क्रिएट हो गया है कि दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवन है अब ये विषुवत रेखा को पार करके भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। समझ पा रहे हैं? ठीक है, नहीं समझ में आएगा बोलिएगा, क्योंकि जिनका ज्योग्राफी नहीं है उनको थोड़ा दिक्कत होगा। उनका कहना है फ्लोन का कि जो हवाएं स्वतंत्र रूप से यहाँ बह रही हैं अपने नियम को फॉलो करते हुए, लेकिन उत्तर में इतना ना सघन लो प्रेशर गंगा घाटी में बन गया है कि ये जो हवा है दक्षिणी गोलार्ध की अब ये विषुवत रेखा को पार करके भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। तो ये जो तापीय सिद्धांत है और विषुवतीय ये जो पछुआ हवा सिद्धांत है, इसमें सिर्फ एक ही अंतर है कि तापीय सिद्धांत में सिर्फ एक ताप रेखा का स्थानांतरण बताया गया है, और पछुआ हवा सिद्धांत में ITCZ के रूप में इस पेटी का स्थानांतरण गंगा के मैदानी भाग में हो जाता है। तो दोनों सिद्धांत एक ही जैसा है, दोनों सिद्धांत तापीय आधार पर ही दिया गया है। दोनों की व्याख्या का मूल आधार क्या है? ताप।
यानी कि सूरज उत्तरी गोलार्ध में गया, तापमान अधिक हुआ, लो प्रेशर बना और इस कारण से मानसून की हवा हिंद महासागर से भारत की तरफ चलना शुरू कर दी है। इस कारण से इन दोनों को खारिज कर दिया जाता है, दोनों आलोचना। अब जेट स्ट्रीम सिद्धांत क्या कहता है? जेट स्ट्रीम सिद्धांत यह कहता है जेट स्ट्रीम सिद्धांत ये कहता है कि ठंड के मौसम में जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम का भारत में प्रभाव रहता है, गर्मी आते आते उसका प्रभाव कम होता जाता है और भारतीय उपमहाद्वीप पे ऊपरी वायुमंडल में, जेट कहने का मतलब क्या हो गया? ऊपरी वायुमंडल में, ऊपरी वायुमंडल में पूर्वी जेट का प्रभाव शुरू हो जाता है। और पूर्वी जेट जो है, जब प्रभाव इसका शुरू हो जाता है तो वो हवा अब भारत के ऊपरी वायुमंडल में चलना शुरू हो जाती है, लेकिन जब चलती है तो अरब सागर में बैठने की प्रवृत्ति विकसित कर लेती है। हवा जा रही है लेकिन अरब सागर में वो बैठने की प्रवृत्ति विकसित कर लेती है, और जब अरब सागर में बैठने की प्रवृत्ति विकसित कर लेगी तो यहां पे क्या बन जाएगा? हाई प्रेशर। और इस हाई प्रेशर से हवा जो है भारत में चलना शुरू हो जाएगा। तो इस कारण से भारत में दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ से हवाओं का प्रवेश शुरू हो जाता है और इसी को दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें भी डीप जाएंगे तो बताना पड़ेगा कि ये जो पूर्वी जेट है इसके कारण क्यों राजस्थान में बारिश नहीं हो रही है, फिर वो बताना। तो वो आपके टॉपिक का नहीं है, मेंस में उसको यूपीएससी में पढ़ना है। तो सिंपल इतना जानिए कि पूर्वी जेट का प्रभाव भारत में जब पड़ता है तो हवाएं जो है अरब सागर में बैठने की प्रवृत्ति विकसित कर लेती हैं। इस कारण से अरब सागर में हाई प्रेशर का निर्माण हो जाता है और इस हाई प्रेशर से हवाएं स्थल की तरफ, निचली की तरफ जाती है। यानी कि यहां से हाई प्रेशर अब सतह पे चलेगा। ये जो पूर्वी जेट आ रहा है वो ऊपर ऊपर ही आ रहा है और अरब सागर में बैठने की प्रवृत्ति विकसित कर लिया। तो नाम है पूर्वी जेट, तो चलेगा कैसे? ये पूरब की तरफ से, ठीक है, तो पूरब की तरफ से चल रहा है और अरब सागर में बैठने की प्रवृत्ति विकसित। अब देखिए इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे मान लीजिए कि अगर हम आपसे पूछ लें उत्पत्ति कैसे हुई। पश्चिमी जेट का जो दक्षिणी शाखा था, आपको दो भाग में बताया थे, उत्तर और दक्षिण। तो पश्चिमी जेट का जो दक्षिण वाला शाखा था वो तापमान में वृद्धि होने के कारण अब वो पूर्वी जेट में बदल जाता है ना। तो जब पूर्वी जेट में बदल जाता है तो वो हवा पूरब की तरफ बहना शुरू हो जाता है और जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी गति में वृद्धि होना शुरू हो जाती है। इस कारण से वो जैसे ही अरब सागर तक पहुंचता है तो उसके ऊपर बैठने की प्रवृत्ति वो विकसित कर लेता है। यानी कि वो इतना प्रभावी नहीं होता है कि और आगे जा सके। तो अधिकांश हवाएं जो हैं अरब सागर में बैठने की प्रवृत्ति विकसित कर लेती हैं और अब धरातल पे सतह की तरफ से हवा चलना शुरू हो जाता है। इसी को हम लोग दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में देखते हैं। एक हो जाता है एल नीनो सिद्धांत। एल नीनो सिद्धांत ये कहता है, इसकी उत्पत्ति होती है पेरू के तट पे। एल नीनो क्या है कि पेरू के तट पे उत्तर से दक्षिण की तरफ चलने वाली एक लोकल जलधारा है, लोकल जलधारा है। क्राइस्ट चाइल्ड भी कहते हैं, यानी कि लिटिल बॉय, छोटा शिशु भी कहा जाता है। क्योंकि क्राइस्ट चाइल्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्रिसमस के समय में उत्पन्न होता है। तो एल नीनो के कारण क्या है? एल नीनो गर्म जलधारा है, इसके कारण प्रशांत महासागर का तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। एल नीनो जब आया तो पैसिफिक ओशियन का तापमान बढ़ना शुरू हो गया। तो प्रशांत महासागर में ऑलरेडी एक धारा चल रही है जिसका नाम दक्षिण विषुवतीय है, साउथ इक्वेटोरियल। तो दक्षिणी विषुवतीय स्ट्रीम, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, तो जब दक्षिणी विषुवतीय जलधारा का तापमान बढ़ जाता है इस कारण से मध्य प्रशांत महासागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर में तापमान में वृद्धि हो जाएगी। तो इस कारण से यहां पे भी एक सघन लो प्रेशर का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो जो हवा भारत में आएगी वो अब भारत में ना आकर के कहां मुड़ जाएगी? ऑस्ट्रेलिया की तरफ। इस कारण से भारत में क्या हो जाता है? सूखा। समझ में आया है कि और अच्छे से समझा दें? और बढ़िया समझा दें? ठीक है, थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा।
भारत का मानचित्र रहता तो और अच्छे से समझा देते, मानचित्र की कमी के कारण ही यहाँ भारत बना देते हैं। ये मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया है, और थोड़ा सा हटा देते हैं, ये मान लिया जाए दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया है, इसको मान लेते हैं कि ये साउथ अमेरिका है, ठीक है। तो जब एल नीनो जलधारा आई, इसकी उत्पत्ति की कोई व्याख्या ही नहीं है, एल नीनो क्यों आ रहा है, कब आ रहा है ना, कोई व्याख्या अभी तक नहीं आ पाया है। लेकिन जैसे ही एल नीनो आता है, तो एल नीनो आने से पश्चिमी प्रशांत महासागर में, ये पूरा का पूरा पैसिफिक ओशियन है, पूरा का पूरा ये प्रशांत महासागर है, तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में तापमान में वृद्धि होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये गर्म जलधारा है। लेकिन यहाँ पे स्वतंत्र रूप से जलधारा चलते रहती है, उसका नाम दक्षिण विषुवतीय जलधारा है। तो एल नीनो के कारण ये दक्षिणी विषुवतीय जलधारा गर्म होना शुरू हो जाती है। भारत का मानचित्र है क्या मेरे क्लास वाला? सामान्य परिचय में था ना? अब देखिए, इसमें भी नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पैसिफिक ओशियन नहीं है, वर्ल्ड वाला में होगा। हाँ, इसको समझिए, साउथ अमेरिका दिख रहा है, इक्वेटर भी दिख रहा है अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे एल नीनो जलधारा उत्पन्न होती है। जब यहाँ पे उत्पन्न हुई, कलर ठीक है या लाल कर दें? यहाँ पे उत्पन्न हुई तो इक्वेटर के दक्षिण में चलने वाली जलधारा का नाम है दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। इस जलधारा का तापमान अब बढ़ना शुरू हो जाता है, और ये जलधारा चलेगी कहाँ तक? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग तक, मतलब दक्षिणी विषुवतीय जलधारा का प्रभाव यहां तक होता है। तो एल नीनो जब आया तो उसका प्रभाव यहां पड़ता है, तो यहां का सतह का तापमान बढ़ जाता है। अगर गर्म जलधारा है, जैसे हम लोग अपने घर में देखते हैं कि अगर रॉड लगा के बाल्टी में पानी गर्म कीजिएगा तो ऊपर गर्म रहेगा, नीचे तुलनात्मक रूप से ठंडा ही रहता है। रॉड वाला जो पानी होता है नीचे ठंडा रहता है। तो ठीक वैसे ही सतह का तापमान यहाँ बढ़ जाता है। अब सतह का तापमान बढ़ जाएगा तो यहाँ पे लो प्रेशर होगा कि हाई प्रेशर? लो प्रेशर। तो इसका मतलब ये हो गया, मतलब इस लो प्रेशर का जो विस्तार होता है वो ऑस्ट्रेलिया का डार्विन तक चला जाता है। तो जब लो प्रेशर का विस्तार डार्विन तक आ जाता है, तो गर्मी के मौसम में जो हवाएं दक्षिणी गोलार्ध से आ रही है, ठीक है, वो हवा भारत में प्रवेश न करके वो हवा चलने लगी ऐसे, समझ गए? तो भारत में वो हवा आ ही नहीं रहा है, वो किधर चला जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया की तरफ उस हवा का दिशा हो जाता है। इस कारण से भारत में एल नीनो के आगमन के बाद सूखा पड़ना शुरू हो जाता है। और यह सिद्धांत अभी शुरुआत वाला ही है, अभी बहुत 100% सही बता रहा है, नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एल नीनो का उत्पन्न होना और एल नीनो के कारण प्रशांत महासागर के सतह का तापमान बढ़ना, इसमें बहुत वेरिएशन है। कोई निश्चित तिथि नहीं है कि उत्पन्न हो गया तो इस तिथि तक तापमान बढ़ करके यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट कर देगा, है ना। अभी भी अनुमान ही लगाएगा कि इस बार भारत में ला नीना का प्रभाव होने वाला है ना। और इस ला नीना के कारण भारत में वर्षा कहीं पे ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि 35 एल नीनो के आने के बाद बहुत कम व्याख्या हुआ है, 19 का ही व्याख्या किया है एल नीनो। तो जैसे ही एल नीनो का प्रभाव ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में डार्विन तक हो जाता है, तो जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं हैं वो भारत की तरफ ना आकर के ये इस सघन लो प्रेशर की तरफ बहना शुरू हो जाती है। इस कारण से भारत में सूखा पड़ना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही ये लो प्रेशर कमजोर होगा, थोड़ा बहुत इधर हवा जाना शुरू हो जाता है। इस कारण से भारत में एल नीनो के आगमन के बाद सूखा पड़ना शुरू हो जाता है। ला नीना ठीक इसके विपरीत की स्थिति है। ला नीना के कारण ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में हाई प्रेशर का निर्माण होता है। मतलब अब एल नीनो को आप उलट दीजिए, तो ला नीना के कारण, ला नीना एक ठंडी जलधारा है ना, तो इस कारण ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में हाई प्रेशर का निर्माण होता है। तो अब इधर से भी जो हवा है भारत में आना शुरू कर देगी हाई प्रेशर वाला, और इधर से आ ही रही थी। इस कारण से भारत में वर्षा की मात्रा
बढ़ जाती है ना। तो ला नीना को भी हम लोग जैसे उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, लिटिल बॉय, तो ला नीना को लिटिल गर्ल कहा जाता है, लिटिल गर्ल, है ना। तो ला नीना का प्रभाव जैसे ही पड़ता है भारत में वर्षा की स्थिति बन जाती है। ठीक है, तो ये 4 सिद्धांत मॉनसून के उत्पत्ति का दिया गया है। बीपीएससी में इतना भी नहीं समझना है, मतलब बीपीएससी में बस इतना जान लीजिए कि ला नीना के कारण भारत में क्या है, बाढ़, भारी बारिश, और एल नीनो के कारण भारत में सूखा। हाँ, एक पूर्वी और एक पश्चिमी। एल नीनो कहाँ उत्पन्न हो रहा है, पूर्वी प्रशांत महासागर में, और ला नीना पश्चिमी प्रशांत महासागर में। अब उसमें जैसे एल नीनो है तो एल नीनो के कारण प्रशांत महासागर में लो प्रेशर बन रहा है, लेकिन ला नीना के कारण प्रशांत महासागर में हाई प्रेशर का निर्माण हो रहा है, तभी तो हवा भारत की तरफ वर्षा लेकर के आ रही है। पेरू का ही तट बताया है ना अभी बोलते समय हम बोले थे पेरू तट पे, साउथ अमेरिका का, एल नीनो का। लगता है कि वो वाला मिट गया क्या। अब देखिए, जैसे ही मानसून का आगमन होता है तो भारत में जो मानसून है, क्योंकि प्रायद्वीपीय इलाका है, तो प्रायद्वीप के कारण मानसून का भी 2 भागों में विभाजन हो जाता है। एक हवा भारत में अरब सागर की तरफ से जाएगी और एक हवा भारत में बंगाल की खाड़ी से होकर के जाएगी। तो मानसून की 2 शाखा पहुंचती है, दोनों एक ही है, लेकिन अलग अलग खाड़ी के कारण, सागर के कारण इसको 2 नाम दे दिया गया है। हवा है एक ही, लेकिन ये प्रायद्वीप के कारण हवा जो है अरब सागर की तरफ से और ये बंगाल की खाड़ी की तरफ से जा रही है, लेकिन है क्या दक्षिण नहीं है, ये हिंद महासागर की ही, हिंद महासागर। अब अरब सागर की जो मानसून है वो भारत में 3 शाखा में बट जाती है। अब यहां से आप लोगों को ना बीपीएससी में ध्यान रखना है, चाहे वो पीटी हो चाहे वो मेंस हो, इसको समझिएगा। भारत में अरब सागर की जो मानसून हवा होती है वो 3 दिशाओं से प्रवेश करती है, या 3 शाखा से प्रवेश करती है। इसकी जो पहली शाखा है, इसकी जो पहली शाखा है वो पश्चिमी घाट पर्वत का पश्चिमी ढाल पे भारी बारिश कराती है। तो जो पहली शाखा है वो पश्चिमी घाट पर्वत के पास, यानी कि इसमें लगभग 900 मीटर की ऊंचाई तक हवा ये चढ़ती है। अरब सागर की जो पहली शाखा है, उस शाखा की पहली जो अरब सागर की जो पहली शाखा है, तो इस शाखा 900 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर चढ़ती है। ठीक है, तो 900 मीटर की ऊंचाई तक जाकर के घनीभूत हो जाती है और बारिश कराना शुरू कर देती है। इस कारण से तटवर्ती इलाकों में, यानी कि पश्चिमी घाट पर्वत का पश्चिमी ढाल प्लस पश्चिमी तट, यहाँ पे वर्षा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और वर्षा की मात्रा 250 से 400 सेंटीमीटर बारिश होती है। मतलब अरब सागर की जो पहली शाखा है, उस पहली शाखा से हवा कहाँ पे हो रही है, पश्चिमी घाट पर्वत के पूरा का पूरा पश्चिमी ढाल पे, और वर्षा की मात्रा 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। 250 से 400 सेंटीमीटर का डेटा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, इसकी जो दूसरी शाखा है जो अरब सागर है, अरब सागर मानसून की 3 शाखा हो गई। एक शाखा कहां करा रही है, पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढाल पे, पश्चिमी ढाल पर प्लस पश्चिमी तट पर वर्षा करा दी है। पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढाल पे, और अभी बता रहे हैं उसका आगे वाला करा दी। अब ये हवा जैसे ही ऊपर की ओर थोड़ा और उठेगी तो विरल होकर के फैलेगी, और जैसे ही हवा इधर उतरती है तो दाब के कारण, प्रेशर के कारण ये गर्म होना शुरू हो जाता है। इसी कारण से पश्चिमी घाट पर्वत का जो पूर्वी ढाल है वो वृष्टि छाया कहलाता है, यानी कि वहां पे बारिश नहीं होती है, वो शैडो जोन कहलाता है, वृष्टि छाया
प्रदेश कहलाता है। ठीक है, यही वजह है कि मुंबई में बारिश ज्यादा होगी, पुणे में तुलनात्मक रूप से कम होता है। तो एक शाखा आप लोग देख लिए। इसका जो दूसरा शाखा है, दूसरा शाखा नर्मदा की घाटी होते मध्य भारत तक प्रवेश करती है और आगे जाकर के गंगा के मैदानी भागों में मिल जाती है। एक शाखा क्या होता है कि नर्मदा की घाटी होते होते प्रवेश करती है और गंगा घाटी या छोटा नागपुर पठार तक पहुंच जाती है और बारिश कराती है। अरब सागर की जो तीसरी शाखा है वो सौराष्ट्र प्रायद्वीप होते प्रवेश करती है और अरावली के समानांतर होते धर्मशाला तक पहुंचती है, धर्मशाला तक। और धर्मशाला जब पहुंचेगी तो इधर से बंगाल की खाड़ी वाला भी मानसून हवा जाती है, दोनों मिल जाती है, इस कारण से धर्मशाला में वर्षा होना शुरू हो जाता है। तो अरब सागर की जो शाखा होती है वो 3 तरीके से भारत में प्रवेश करती है। उसकी पहली शाखा पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढाल पे और पश्चिमी तट पे भारी बारिश कराती है। इसकी दूसरी शाखा नर्मदा घाटी होते यानी कि विंध्यन और सतपुड़ा होते प्रवेश करेगी और जाकर के गंगा घाटी का जो मध्यवर्ती मैदान है वहां पे बारिश कराएगी। और इसकी जो तीसरी शाखा है वो सौराष्ट्र प्रायद्वीप होते धर्मशाला तक पहुंचती है। क्योंकि अरावली का पर्वत समानांतर हो जाता है, उसको रोक नहीं पाता है, इस कारण से अरावली के पास वर्षा नहीं हो पाती है। ये सवाल पूछा जा सकता है कि पूछा था कि अरब सागर से आने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं वो अरावली के पास वर्षा क्यों नहीं कराती है? क्योंकि अरावली जो है वो तट के समानांतर पड़ जाता है, इस कारण से हवा सीधे निकल जाती है। ठीक है, तो ये 3 शाखा को ध्यान रखेंगे। दूसरी शाखा हो गया मानसून की बंगाल की खाड़ी की तरफ से, है ना। तो जो हवा उधर जा रहा है उसको हम लोग अरब सागर कहते हैं। और जो दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी होते म्यांमार के अराकान योमा पर्वत से टकराया तो अब उसको ढकेल देती है किधर में? भारत और बांग्लादेश की तरफ। मतलब ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा बंगाल की खाड़ी में जब प्रवेश करती है तो म्यांमार का जो अराकान योमा है वहां पर टकराती है और टकराने के बाद उसकी दिशा पश्चिम की तरफ हो जाता है, यानी कि उसको ढकेल करके भारत की तरफ मूव कर देता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बंगाल की खाड़ी वाला शाखा है, बंगाल की खाड़ी वाला शाखा है, उसमें हवाओं की जो दिशा होती है वो एक तो मानसून की जो दिशा होगी वो पश्चिम की तरफ होगी और एक शाखा असम की तरफ जो मुड़ेगी उसकी जो शाखा हो जाएगी उत्तर पूरब की तरफ हो जाएगी, है ना। तो इन दिशाओं को भी आप ध्यान में रखेंगे। ये पूछा जा सकता है कि बंगाल की खाड़ी का मानसून बिहार में किस दिशा से प्रवेश करता है? पश्चिम नहीं, पूरब की तरफ से ना, पूरब की तरफ से प्रवेश करेगा। ठीक है, और ये अगर जाता है कहाँ पे? गारो खासी जयंतिया, तो उत्तर की तरफ से प्रवेश नहीं, दक्षिण की तरफ से प्रवेश करेगा। ठीक है, दक्षिण और ये हो गया पूरब। इधर से गया तो ठीक है ना, जैसे ये कह रहे हैं तो उत्तर पूर्वी हो गया, तो ठीक ऐसे ही गया तो ये पूर्वी हो गया और ये हो गया दक्षिणी, दक्षिण की तरफ से प्रवेश करेगा। फिलहाल अभी समझिएगा, कंफ्यूजन हो तो एक डायग्राम क्रिएट करके दिशा वगैरह कर लीजिए। कई बार बोलने में ना पूरब का पश्चिम, पश्चिम हो ही जाता है। अब देखें तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा है वो बंगाल की खाड़ी में प्रवेश की और जब अराकान योमा पर्वत से टकरा गई तो उसकी दिशा भारत में ऐसे हो गई और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में दक्षिण की तरफ से हो गया। तो जो हवा बंगाल की खाड़ी से बंगाल होते बिहार उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगा तो ये हवा कहाँ पे जाता है? दिल्ली तक पहुंच जाता है। मोटा मोटी अब दिल्ली मानिए, दिल्ली तक पहुंचता है और वर्षा कराता है। लेकिन वर्षा की मात्रा में कमी होते जाएगी। कलकत्ता में इस शाखा से 119 सेंटीमीटर बारिश होती है, 119 सेंटीमीटर। इसी शाखा से पटना में 105 सेंटीमीटर बारिश होती है, 105 सेंटीमीटर बारिश होती है। इसी शाखा से और आगे बढ़ेंगे तो इलाहाबाद के आसपास का जो इलाका है वहां 70 से 75 सेंटीमीटर हो जाता है और दिल्ली आते आते ये 50 से 60 सेंटीमीटर तक हो जाता है, या 55 मान लीजिए, 55 सेंटीमीटर। तो ये जो डाटा लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हो गया कि दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है उसमें हवाओं के उसमें वर्षा की जो मात्रा है वो पूरब से पश्चिम की तरफ क्रमशः कम होते जाती है ना।
तो पूरब से पश्चिम की तरफ वर्षा की मात्रा कम होते जाती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि वर्षा की मात्रा बढ़ रही है, घट रही है, तो क्रमशः कम होते जाएगी। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा आर्द्रता है वो पहले ही वर्षा हो जाएगी तो ज्यादा बारिश होगा, धीरे धीरे इसमें नमी कम होते जाएगा, है ना, और आगे जाएगी तो और नमी कम होगा। इस कारण से वर्षा की मात्रा शुरू में ज्यादा होगी, बाद में कम होते जाएगी, ठीक है। तो भारत में मानसून की जो 2 शाखा पहुंचती है उसमें अरब सागर से 3 शाखा प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी से 2 शाखा। एक शाखा क्या होगा कि अब जाएगा ये कहां पे, उत्तर पूर्वी भारत को कवर करेगा, और उत्तर पूर्वी भारत को जब कवर करेगा, ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत को कवर करेगा तो उसकी एक शाखा असम ब्रह्मपुत्रा घाटी की तरफ जाएगी, उधर भारी बारिश कराएगी, और एक शाखा मेघालय के गारो खासी जयंतिया जिसका आकार कीप जैसा है, उसी में जाकर के फंस जाती है। गारो खासी जयंतिया में गई, कीप के कारण फंस गया, और यही कारण है कि यहाँ पे वर्षा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और मेघालय का एक जगह है मासिनराम, वहाँ पे माना जाता है कि सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो हवा यहाँ पे फंस जाती है, इस कारण से सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो भारत में अधिकांश जो वर्षा होती है वो 3 क्षेत्रों में ज़्यादा होती है। कहाँ कहाँ? पश्चिमी घाट पर्वत का पश्चिमी ढाल, दूसरा मेघालय का पठार या उत्तर पूर्वी भारत हो जाता है, और तीसरा अंडमान और निकोबार, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। इन सब में वर्षा की मात्रा 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। और सबसे कम वर्षा की मात्रा कहाँ हो गई? पश्चिमी भारत, यानी कि राजस्थान, गुजरात और लद्दाख, इन सब में सबसे कम बारिश होती है। बीच का सब मध्य वर्षा वाला इलाका पड़ जाता है, चाहे वो बिहार रहे, चाहे वो उत्तर प्रदेश रहे, है ना, वहाँ पे मध्य वर्षा होती है। अधिकांश सवाल पूछाता है सर्वाधिक वर्षा का ही, तो सर्वाधिक वर्षा का 3 क्षेत्र याद रखेंगे आप लोग। कौन कौन सा? पश्चिमी घाट पर्वत का पश्चिमी ढाल, दूसरा उत्तर पूर्वी भारत, और तीसरा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। मॉनसून समझ में आ गया? अब ये एक लाइन और बताएंगे, अभी 2 पॉइंट पर और चर्चा कर देते हैं। एक ये है कि बारिश तो हो रही है, लेकिन इस वर्षा के मौसम में कोरोमंडल तट सूखा क्यों रह जाता है? ये कल भी हम बताए थे। नहीं, इसमें पहला कारण क्या हो जाता है कि जो कोरोमंडल तट है, कल इस पे चर्चा हुआ था ना कि जाड़े की ऋतु में यहां बारिश होती है, तो कोरोमंडल का जो तट है, दक्षिण पश्चिम मानसून का जो अरब सागर शाखा है, तो अरब सागर के शाखा का मेन रीजन हो गया यहां नहीं पहुंच पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो वृष्टि छाया है। समझ गए? कोरोमंडल तल वृष्टि छाया करने यहां बारिश नहीं हो रही है। और जो बंगाल की खाड़ी वाला शाखा है वहां समानांतर हवा चल जा रही है, यानी कि कोई पूरब से पश्चिम अवरोधक नहीं मिलता है, तो समानांतर हवा जा रही है तट से, कोई अवरोधक नहीं मिल रहा है। इस कारण से कोरोमंडल तट जो है मॉनसून काल में सूखा रह जाता है, सूखा रह जाता है। और कल हम बता रहे थे यहाँ पे कि जैसे ही उत्तर पूर्वी की तरफ से जो हवा है वो नवंबर दिसंबर में यहाँ पे आर्द्रता ग्रहण कर लेती है और कोरोमंडल तट पे भारी बारिश कराती है, यानी कि यहाँ पे जो वर्षा होती है वो जाड़े के मौसम में होती है। नवंबर दिसंबर के महीने में यहाँ पे वर्षा होती है। समय मतलब कौन सा, क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ हाँ, ये वाला, हाँ हाँ, अराकान योमा से टकरा गई ना, तो टकरा जाने के बाद अब वो भारत और बांग्लादेश दोनों को कवर करेगी। टकरा गई तो कोई पार्टिकुलर क्षेत्र नहीं है, अराकान योमा का पश्चिमी ढाल हो गया, पर्वत है पूरा का पूरा वो, और जब टकराया तो मुड़ गया इधर। कोई वैसा क्षेत्र नहीं है, इसको क्षेत्र नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे पर्वत से टकरा करके इसकी दिशा भारत की तरफ और बांग्लादेश की तरफ हो जाना। समझ गए? और चूंकि लो प्रेशर बना है ना, वो खींच लेगा हवाओं को, जितना ट्रफ बना हुआ है मानसून का वो सब हवा को खींचेगा, इस कारण से हवा का उधर जाना ही पड़ेगा, है ना। अगर लो प्रेशर नहीं रहता तो भारत में वो प्रवेश नहीं करती, वो कहीं और विलुप्त हो जाती।
एक और पॉइंट बचा रह गया है कि भारत में जो वर्षा हो रही है, बहुत फास्ट पढ़ा दिए आप लोग को, समझ में आ गया है? बहुत तेजी से पढ़ा दिए हैं। समझ में आ गया तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। और बीपीएससी में हमको 2 ही क्लास मिलेगा भी यहाँ पे, इसको 4 क्लास करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। मॉनसून की विशेषता क्या है कि भारत में जो मॉनसून है वो मौसमी है। मौसमी का मतलब क्या हो गया कि सालों भर नहीं है, सिर्फ वर्ष के एक पार्टिकुलर मंथ में हो रहा है, यानी कि कब से कब तक? जून से सितंबर तक। जून से सितंबर तक ही बारिश हो रही है। दूसरा क्या है कि भारत में जो मॉनसूनी वर्षा है वो भू आकृति के द्वारा नियंत्रित हो रही है। आप लोग देख ही रहे हैं कि पश्चिमी घाट के कारण उधर ज्यादा बारिश हो रही है, गारो खासी जनते के कारण मेघालय में ज्यादा बारिश हो रही है, लेकिन मैदानी इलाकों में वर्षा की मात्रा बहुत कम हो रही है क्योंकि कोई अवरोधक नहीं है। ठीक है। समुद्र से बढ़ती दूरी का प्रभाव दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे समुद्र से हम दूर जा रहे हैं वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होते जा रही है। यही कारण है कि धर्मशाला में वर्षा कम हो रही है, राजस्थान में कम हो रहा है। मानसून विच्छेद, जैसे जून से सितंबर के बीच का जो समय है मानसून का तो है, लेकिन इसमें भी लगातार बारिश नहीं हो रही है, रुक रुक के हो रही है। वर्षा कैसे हो रही है? 2 दिन बारिश हुआ, तीसरा दिन धूप हो गया, चौथा दिन धूप हो गया, 5वां दिन धूप, फिर छठा दिन बारिश हो रहा है। तो मानसून विच्छेद का मतलब हो गया कि वर्षा काल में भी लगातार बारिश का ना होना, बल्कि रुक रुक कर बारिश होना, रुक रुक कर। हम लोग देखते ही ना है, 2 दिन बारिश हुआ, फिर धूप कर दिया है, और फिर 1 सप्ताह से बारिश ही नहीं है, उमस किए हुए हैं, फिर अचानक से बारिश आज हो गया है, फिर कल धूप कर देगा। तो भारत में मानसून का जो विच्छेद है ये बताता है कि मानसून काल में भी लगातार बारिश नहीं हो रही है, वर्षा रुक रुक करके हो रही है। गोवा गए हैं आप लोग? गोवा में लगातार बारिश होती है। गोवा में हर दिन मानसून काल में, क्योंकि वो पश्चिमी घाट के बहुत नज़दीक हो जाता है ना, तो उसमें अरब सागर वाला वो फैक्टर काम करता है। लेकिन पूरा का पूरा जो भारत देखें तो रुक रुक करके बारिश होती है ना। हम लोग इंतजार ही करते रहते हैं कि वर्षा कब हो कब हो। भारतीय मानसून की एक और विशेषता हो जाता है कि मानसून के आगमन की तिथि निश्चित नहीं है। इसके आगमन की तिथि निश्चित नहीं है, प्रायः यह देरी से आता है। अब इसी को उलट करके कभी कभी यह समय से पहले ही चला जाता है। मानसून क्या है? प्रस्थान। प्रस्थान समय से पहले चला जाता है। अब जब समय से पहले चला जाता है तो कई बार क्या होता है कि रबी की फसल को भी मतलब बुआई ही नहीं हो पाता है, बो ही नहीं पाते हैं। भारतीय मानसून की विशेषता यह कि भारत का जो कृषि है उसका आधार है, भारत में कृषि का जो आधार है वो मानसूनी वर्षा ही है। ठीक है। एक और पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि भारत में मानसूनी वर्षा प्रायः मूसलाधार रूप में होती है, मूसलाधार रूप में होती है। जैसे यूरोप जाइएगा तो वहाँ बारिश फुहार के रूप में हो रहा है, वहाँ बारिश फुहार के रूप में हो रहा है। और यहाँ क्या है कि 3 घंटा में इतना बरस गया है कि पूरा का पूरा बेसमेंट में पानी घुस गया है। 3 ही घंटा में इतना बारिश हो गया कि अब वो बेसमेंट में पहुंच गया है। तो भारत में जो वर्षा होती है वो मूसलाधार रूप में वर्षा होती है। ठीक है। तो ये सब कुछ पॉइंट आप लोग भारतीय मानसून की विशेषता को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो ये क्लास खत्म करें, 7 बजे से एक और मेरी क्लास है। अब किसको समझ में नहीं आया है? ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह में देखें तो अधिक वर्षा की मात्रा है। नहीं, अरब सागर की शाखा से भारत का ज्यादा क्षेत्र प्रभावित हो जाता है, समझ गए? ऐसा भी सवाल पूछा है क्या कि सबसे ज्यादा प्रभाव ना वो तो हिंद महासागर ही ना है, ये जबरदस्ती करना हो जाएगा। अब पार्टिकुलर रीजन है, जैसे जैसे हम लोग देखें मासिन राम, तो मासिन राम में वर्षा की मात्रा ज्यादा हो रही है, तो वहां बंगाल की खाड़ी वाला शाखा काम कर रही है ना। इधर वर्षा ज्यादा हो रही है, ज्यादा बारिश, तो क्षेत्र ज्यादा है। हम क्षेत्र की बात कर सकते हैं कि अरब सागर वाले से वर्षा जो है क्षेत्रीय आधार पर ज्यादा होता है, वहीं बंगाल की खाड़ी वाले से कहां पे? सिर्फ गारो खासी जनती वाले जन में। तो क्षेत्र कर सकते हैं, समझ गए? ठीक है, जाइए। अब हम इसी में से क्लास लेते रहेंगे 7 बजे से, ऑनलाइन है। अब किसको समझ में नहीं आया बस एक बार पढ़िएगा जा करके, इसलिए कि
हम पूरा कॉन्सेप्चुअल बता दिए हैं, और आप लोग किताब पढ़ेंगे तो बहुत कठिन कठिन शब्द आएगा, वो शब्द अब आप लोग पूछ सकते हैं। समझ में आ गया? आया समझ में? 1 घंटा का काम है, समझ लीजिएगा तो ज्यादा दिक्कत नहीं, रटना नहीं है। इधर मान लीजिए कि नन्ना देवी का छोटी दिमाग में नहीं आ रहा है कितना ऊंचा है, मानसून में रटना नहीं है। जैसे नदी की लंबाई आप लोग भूल गए, कुछ का तो भूल ही गए होंगे, इसमें कॉन्सेप्ट बन जाता है। इसलिए एग्जामिनेशन में कॉन्सेप्ट जब बन जाएगा तो हल्का फुल्का तो डायग्राम खींच करके, जैसे मान लीजिए डायग्राम खींचता हूँ, देख लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि दिशा थोड़ा बहुत उल्टा सीधा होता है, उसको देखिए। कभी कभी क्षेत्र देख लिए कौन सा है ना, तो हल्का सा डायग्राम बना करके। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नेक्स्ट क्लास में कल क्या पढ़ रहे हैं? उद्योग पढ़ाएं, उद्योग पढ़ाइए, उद्योग ठीक है, जाइए आप लोग।